ये आपके सामने आज अर्थशास्त्र की मास्टर क्लास है, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। और अभी तक जो आपके मन में एक मेंटालिटी होती है कि अर्थशास्त्र एक कठिन विषय है, पूरी डिकोडिंग होने के बाद आपको समझ में आएगा कि अर्थशास्त्र बहुत ही इजी विषय है। कोई भी विषय होता है, मैंने कई बार आपको बताया कि कोई विषय होता कभी कठिन नहीं होता। वर्तमान बच्चे इस बात का डरते हैं कि जीएस का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, या इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चे उसमें समझते हैं यार क्वेश्चन कहाँ से आया है, आंसर इसका कैसे दे। तो आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये बहुत ही आसान विषय है, और हमने पूरा प्रयास किया है कि इस कठिन से कठिन विषय को सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंचा सके हम, और आपको सारी बात बता सके। आपको ध्यान क्या देना है इसमें? देखिए, मेन रूप से यह ध्यान देना है कि अर्थशास्त्र आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको अपने ऊपर लेके पढ़ेंगे। तब अपने घर की अर्थव्यवस्था जान रहे हैं, अपने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो अलग अलग चीज होती है। अर्थशास्त्र एक विषय है और अर्थव्यवस्था किसी उसी विषय को, जो हमने विषय को पढ़ा, उसको वर्तमान स्वरूप में अपने ऊपर लागू कर देना अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो उसको अर्थव्यवस्था को आपको पढ़ना से भारतीय अर्थव्यवस्था है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को आप तभी समझ पाएंगे जब आप एक एक शब्द को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, बड़ा जीडीपी क्या होती है, हमने पढ़ाना स्टार्ट किया जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, तो आप भारत को मत सोचिए, अपने घर की सोचिए। उदाहरण मैं यहाँ का दे रहा हूँ, दिमाग अपने घर बैठा लीजिए कि देखिए ये मेरे घर का टोटल हो सकता है, ये अनुपात जो आया है ये एनपी का आया है, तो ये मेरे घर का अनुपात हो सकता है। तो तब आपको ये बात बहुत ही आसानी से समझ में आएगी कि ये उतना भी टफ नहीं था जितना इसको समझा जा रहा था। अब आप इसमें ये जानिए इसमें है क्या क्या। इसमें अर्थशास्त्र क्या होता है, ये है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, ये है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, इसके कितने क्षेत्र हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, बाजार के आधार पर अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होती है, राष्ट्रीय आय का गणना किस आधार पर किया जाता है, ये मापने की मुख्य विधियां कौन कौन सी है, गणना की वर्तमान विधि जो चल रही है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी रही, इसका इतिहास क्या रहा है, पहले से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना। अभी आपको हाल में बजट पढ़ाया गया था, उस बजट को आपको मैंने उत्तर प्रदेश और भारत का वर्तमान बजट पढ़ाया है। अब ये जो बजट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बजट जो आपका है वो बजट का संबंध भारतीय संविधान से कहाँ है, और इसमें कैसे कैसे बजट पेश किया जाता है, कौन कौन से बजट के प्रकार होते हैं, ये पढ़ते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है जिसमें भारत के कितने तरीके के खाते होते हैं, संचित खाता क्या होता है, सार्वजनिक खाता क्या होता है, आकस्मिक फंड क्या होता है। जैसे बार बार आप सुनते होंगे कि हमारे उस फलाना उस राज्य में बाढ़ आ गया, आपदा आ गई है, तो आप सुनेंगे सरकार ने इतने रुपए का तुरंत पैसा दे दिया। तो आप कभी ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि ऐसे कैसे तुरंत सरकार पैसा दे सकती है। सरकार के पास पैसा पायत, आपने सुना का बजट होता है, 1 रुपए पायत का आना होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन चलता है, तब वहां से पैसा पास होता है, तब जाकर किसी क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिसको हम पहले बजट पेश कर देते हैं। लेकिन आकस्मिक इससे कहीं पर बाढ़ आ गया तो पैसा कहां दे देंगे हम? एग्जाम पर क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आने वाला पूंजी कहां से होती है, वो आकस्मिक निधि का पैसा होता है जिसपे सीधा राष्ट्रपति का अधिकार होता है। तो उसके बाद अगला पॉइंट होता है आपका कर प्रणाली भारत में कितनी तरीके से चल रही, वर्तमान में सबको समाप्त कर जीएसटी रखा गया है। जीएसटी क्या होती है, अधिभार क्या होता है, उपभार क्या होता है। जो लोग सरकारी गवर्नमेंट जॉब में होंगे और या जो बिजनेस कर रहे होंगे उनको ये बात पता होगा कि अधिभार क्या होता है, उपभार क्या होता है। उसके बाद आप अगला पॉइंट आता है आपका यहाँ से जीएसटी क्या होता है, फिर वित्त आयोग क्या होता है, फिर यहाँ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू, मुद्रास्फीति क्या होती है, मंदी क्या होता है, क्रय शक्ति क्या होती है, परचेजिंग पावर होती है। मैंने पता था आपको परचेजिंग पावर पैरिटी याद है आपको, बजट पढ़ाए थे हम। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कौन से राज्य में कौन से देश से भारत की मुद्रा जो है वो किस देश में कितनी वस्तुएं खरीद सकती है, वो पीपीपी आधार पर बजट बताया था आपको, याद है? पीपीपी बजट पावर परचेजिंग पावर पैरिटी। एक तो हम डॉलर को इसकी तुलना करते हैं कि भाई डॉलर अन्य देशों की तुलना में अधिक है, तो मैंने बजट बताया था आपको कि हम थोड़ा सा सामान लेकर के जाते हैं, ठीक, वही सामान को हम इंडिया में खरीदेंगे, वही सामान हम चाइना में खरीदेंगे, वही सामान अमेरिका में खरीदेंगे। जिस स्थान पर उतनी उसी सामान की सबसे ज्यादा कीमत मिल जाती है वो पीपीपी आधार पे उस देश की मुद्रा ज्यादा मानी जाती है। यहाँ पे मैंने पढ़ा था आपको, अमेरिका, चीन व भारत तीसरे स्थान पर था, और क्या नाम है कि अर्थव्यवस्था में हम किस स्थान पे आ गए, चौथे स्थान पे आ गए।
तो मुद्रास्फीति हम पढ़ेंगे, उसके अंदर आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है जिसको हमने कोरोना काल में सामना किया था। स्टैगफ्लेशन की स्थिति हमने इसको कोरोना काल में सामना किया था। अभी ये समझ में आएगा सर कि कोरोना काल में हमने क्या सामना किया था, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद फिर होता है इसके लक्षण क्या होते हैं। एक फिलिप्स वक्र, एग्जाम का सबसे चहेता क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र का संबंध क्या होता है। अभी अभी आपने कभी अक्सर सुनते होंगे कि हमारे देश में महंगाई बहुत बढ़ी है, ठीक, तो आप ये सुनते हो कि महंगाई बढ़ना देश के लिए अच्छा होता है। तो क्यों देश के लिए अच्छा होता है महंगाई बढ़ना, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं आपको। फिर वित्तीय बाजार क्या क्या होता है, उसके बाद प्रमुख रूप से उपकरण क्या क्या है वित्तीय बाजार, म्यूचुअल फंड क्या होता है, डेरिवेटिव अकाउंट क्या होता है, मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे हम कि मुद्रा कितने प्रकार का होता है, भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है, भारत में नोट कहाँ कहाँ छपता है। एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा जिसमें एग्जाम का आपका क्वेश्चन बनता है कि 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र छपा होता है। 20 में पिछली बार जितना एग्जाम आया हुआ था 2025 में आप देखेंगे लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पुट अप होता था। 10 रुपए किसका नोट है, 20 रुपए किसका है, 30 रुपए किसका है, 40 किसका है। तो एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम 2 मिनट में याद करा देंगे और ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। फिर मौद्रिक नीति क्या होती है, आरबीआई किस किस तरीके से मौद्रिक नीति करती है और कैसे वो कंट्रोल कर लेती है। महंगाई अचानक बढ़ा फिर तुरंत कुछ दिन बाद महंगाई कंट्रोल में आ जाती है, कैसे कंट्रोल में आती है, ऐसा कौन जादूगर हमारे पास है जो तुरंत छड़ी घुमाया और मौद्रिक नीति कंट्रोल हो गई, महंगाई अपने आप मैनेज हो गया। तो आरबीआई कार्य करती है, कैसे करेगी, मात्रात्मक उपकरण अपनाती है, वो गुणात्मक अपनाती है। फिर यहाँ पूरा लिखा गया बैंकिंग का इतिहास कि पूरे भारत में कैसे कैसे बैंकिंग आई, कौन कौन बैंक वर्तमान में चल रही है, ग्रामीण बैंकें कौन सी होती है, ये सब क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपका आता है कि 6 अन्य विभाग की बैंकें स्थापित की गई है, सबको छोटी रानी अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपा गया। जैसे कोई ऐसी बैंकें हैं जो सिर्फ कृषि के लिए बनी हुई है, कुछ ऐसे बैंकें आनंद बाबू हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करेंगी, कुछ ऐसी बैंकें हैं जो सिर्फ और सिर्फ लघु मध्यम उद्योग को पैसा देंगी। सब ऐसे बैंकों को अलग अलग डिक्लेयर किया गया। हमने 6 आर्थिक दृष्टिकोण से बैंकों को अलग अलग किया हुआ। ये क्या होती है, और अंतिम पॉइंट इसमें लिखा हुआ आपका एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग परफॉर्मेंस कैपिटल होती है कि जो बैंकिंग के रूप में तो है लेकिन बैंकिंग का कार्य तो करेंगी लेकिन बैंक वे नहीं करती। तो इतना पूरा का पूरा मुद्दा आपके सामने है जो लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होगी और सारा को हम डिकोड कर देंगे। इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ बचा हुआ है जैसे गरीबी, बाजार, बैंकिंग और कृषि, उद्योग, ये सब जो पॉइंट बचे हुए तो नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा बढ़ा दिया जाएगा। इतना समझ लीजिए 75% अर्थशास्त्र आपका समाप्त होने वाला, 25% कल की क्लास आपकी हो जाएगी, ठीक। तो अब आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एकदम बारीकी से अध्ययन कीजिएगा, जिसको जहां न समझ में दोबारा पढ़ा देंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो बातें आपसे कही जाए आप तेजी से उसको बोलिएगा, रिवीजन करने का प्रयास करिएगा और ये जरूर प्रयास करिएगा कि क्लास में आपको पूरे के पूरे पॉइंट का 90% तो दिमाग में बैठ ही जाए, ठीक। और जिसको जहां दिक्कत हो वहां हमसे बताइए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र होता क्या चीज है? एक्चुअली अर्थशास्त्र वास्तव में एक विषय होता है जिसमें व्यक्ति, समाज, सरकार अपने सीमित संसाधन का प्रबंधन कर अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूरी करते हैं, उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। देखिए भारत में क्या होता है, मैंने एक आपको सिद्धांत पढ़ाया था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। जब मैंने आपको जनगणना पढ़ाया था तो मैंने बताया था माल्थस ने ये कहा कि हमारे यहाँ जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी बढ़ती है, यानी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 नहीं लिखा है, 4 बाद 8, 8 बाद 16, 16 बाद 32, 32 बाद 64। ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। हमने कहा कि हमारे यहाँ जो संसाधन को किस श्रेणी बढ़ते हैं? समांतर श्रेणी, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 बाद 4। यानी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन संसाधन पे जनसंख्या क्या हो जाएगा? भारी पड़ जाएगा। ये मात्रा जनसंख्या सिद्धांत में पढ़ाया था। अर्थशास्त्र क्या कहता है पता आपको? अर्थशास्त्र ये कहता है कि आदमी के पास संसाधन तो है लेकिन उसकी इच्छाएं भी तो है। जैसे हमारे पास एक 4 व्हीलर है तो हमारे पास इच्छा भी तो है 4 चक्के से चलने की, तभी तो 4 व्हीलर खरीदा है। लेकिन मुझे एक चीज ये भी समझ आ रहा है कि भाई उसका पेट्रोल भी डलवाना है, उसका मेंटेनेंस भी देखना है, उसको हमें क्या करना है कि सर्विसिंग भी करवानी है। तो ये जितनी चीजें हमारे पास एक संसाधन है, कौन सा? 4 व्हीलर, उसका हमें यूज करना है, उससे में चलना है। अब चलने के लिए मुझे पेट्रोल चाहिए, उसकी सर्विसिंग चाहिए, उसका मेंटेनेंस चाहिए। तो इन सभी अपने हम
संसाधनों का, किसका? संसाधनों का। सीमित संसाधन है, संसाधन असीमित है, सीमित है? संसाधन क्या होता है? सीमित। लेकिन ध्यान से आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित। ध्यान समझिएगा। तो अर्थशास्त्र क्या कहता है कि मानव या कोई व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति जिस मेथड से करता है, जिस विधि से करता है, उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब आप लोग मेरी बात शायद समझ गए होंगे कि किसी घर में 10 लाख रुपए की इनकम होती फिर भी नहीं बचता, किसी घर में 10,000 रुपए की इनकम होती फिर भी 5,000 बचा लेता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अर्थशास्त्री। क्या होता है? अर्थशास्त्री। तो अर्थशास्त्री यही कहता है कि हम अपने सीमित संसाधन सीमित असीमित है का उपयोग कैसे अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए करेंगे, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। अब इसमें क्या जानना है? एक चीज आपने जाना कि साधन कैसा है? सीमित। संसाधन कैसा है? हमारी आवश्यकता क्या है? पूरा अर्थशास्त्र इसी चलेगा। पूरा अर्थशास्त्र किस पर? हमारे पास साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित। अब इन्हीं को हम एडजस्ट करेंगे, इसी को एडजस्टमेंट करेंगे हम कि हम इस अर्थशास्त्र नियम बताता है कि आप किसी पैसे का उपयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ, जिसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ ने दिया धन का सिद्धांत। उनका जो सिद्धांत था अर्थशास्त्र में बताया, लेकिन उन्होंने एक सीमित परिभाषा बता दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र, उन्होंने कह दिया कि सिर्फ धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। बाद में जेम्किंस महोदय आते हैं तो उन्होंने इसकी परिभाषा को थोड़ा और चेंज किया। लेकिन तब बाद में आते हैं जो लोग, कई सारे लोग, सैमुअल्सन महोदय आते हैं, धीरे धीरे कई अर्थशास्त्री ऐसे आते हैं। उन्होंने बताया कि देखिए अर्थशास्त्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप धन का अध्ययन करेंगे, इसमें मानव के विकास का भी अध्ययन किया जाए। पंचवर्षीय योजना क्या थी? मानव का विकास, मानव का विकास। तो बाद के अर्थशास्त्रियों ने यह कहा कि आपके पास धन है, ये धन कब तक जब धन तुम्हारे पास, एडम स्मिथ ने यह कहा कि ये मुझे पेन खरीदना है या मुझे ये मार्कर लेना है या ये इंक लेना है, मुझे इसे 50 में बेचना है। आपने इसको 50 से बेच दिया ना, कितना पैसा मिलेगा तुमको? 50। ये कौन बोला? एडम स्मिथ। यही धन का अध्ययन क्या है? अर्थशास्त्र। लेकिन बात के अर्थशास्त्री से जेम्किंस महोदय आ जाते हैं, सैमुअल्सन आ जाएंगे, अन्य अर्थशास्त्री आएंगे, उन्हें कहना नहीं, ये जो 50 रुपए आपको मिल गया ना, अब इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका भी अध्ययन तुम्हें कौन पढ़ाएगा? अर्थशास्त्र। यानी तब अर्थशास्त्र ने दो भागों में बांट दिया, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया और एक समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। कौन कौन बढ़ गया? दो भाग में। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र से बोलते हैं माइक्रो और एक हो गया मैक्रो, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और परे समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए ध्यान समझिए मेरी बात को। एडम स्मिथ का नाम आपने समझ लिया। एडम स्मिथ की सोच छोटी बड़ी है? बोलो यार, एकदम छोटी है। हम सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे? धन का। अब आप यहीं पढ़ते चले, जितनी छोटी चीजें बात किया जाए, व्यक्तिगत की बात कर लेंगे तो कौन आएगा? विकास की बात करेंगे, बड़ों की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, कौन आ जाएंगे? केन्स। कौन आएंगे? अब यही अर्थशास्त्र में बांटते चलेंगे। दो व्यक्ति का नाम, एक का नाम पढ़ेंगे किसका? एडम स्मिथ, और एक क्या नाम पढ़ेंगे? केन्स का। अब पूरी अर्थव्यवस्था हम आपको बता, तो मैंने पहले बताया कि मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधन का किस तरह यूज करेगा, वही क्या है? अर्थशास्त्र। यानी वह अर्थशास्त्र वास्तव में मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, यानी पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। क्या हमने इसको 50 में बेच दिया, हमारा अर्थशास्त्र खत्म? नहीं। क्या बताता है? कुछ जो पैसा 50 में मिला है उसका हमें यूज कहाँ कहाँ करना है, ये अर्थशास्त्र सिखाता है। अब इसी भाग में आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या कहा? किसके जनक एडम स्मिथ कहे जाते हैं? उनकी किताब थी वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में उनकी एक किताब उन्होंने लिखा था। उन्होंने ये बताया था कि अर्थशास्त्र वास्तव में केवल धन का विज्ञान है। 1776 पहली किताब में कई बार पूछ चुका है, वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने क्या था कहा था कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान, सीमित परिभाषा असीमित है, सीमित परिभाषा। फिर उसके बाद भारत में देखा जाए तो भारत में जनक कहे जाते हैं एम विश्वेश्वरैया। कौन भैया? एम विश्वेश्वरैया। सब इंजीनियर थे। सबसे पहले इन्होंने पूरे भारत का ध्यान लगाया एक किताब लिख करके, जिसका नाम था एम विश्वेश्वरैया, किताब था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उन्होंने किताब लिखा था। उन्होंने सबसे पहले लोगों का ध्यान इस पर लगाने का प्रयास किया कि देखिए किस तरीके से अर्थव्यवस्था होती है और किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, इस पर उन्होंने चर्चा किया था।
तो भारत में कौन कहे जाते हैं? एम विश्वेश्वरैया। कौन भैया? एम विश्वेश्वरैया। और एडम स्मिथ किसे कहे जाते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अर्थशास्त्र के जनक। अब हमने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। रेगनर महोदय ने बांटा था। किस बांटा था? रेगनर। दो भागों में बांटा था, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। अभी मैंने बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो भैया एडम स्मिथ। सोच कैसे होगी? छोटी। और समष्टि अर्थशास्त्र जनक कौन है? कीन्स। तो सोच कैसे होगी? बड़ी। तो चीज खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन बन गया आपका। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जहां हम अध्ययन करते हैं किसी एक व्यक्ति का, एक फर्म का, किसका अध्ययन की? एक व्यक्ति का, किसी एक फर्म का, मतलब विशेष व्यक्ति का अध्ययन हम कर रहे हैं, वो कौन अर्थशास्त्र होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या भैया? व्यष्टि। जिसको किसने दिया था? एडम स्मिथ। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और क्या ये व्यष्टि अर्थशास्त्र सही है? तो हमने कहा देखिए कुछ दृष्टिकोण में व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? रेगनर महोदय ने कहा कि जो एडम स्मिथ महोदय थे, इन्होंने जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा उन्होंने लिया था, तो उन्होंने इसलिए लाभकारी है क्योंकि अगर किसी भी देश का विकास करना होगा तो हम एक एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए नीलम जी, मुझे आपके बारे में पता करना होगा तो पहले मैं पूरे की पूरी आपकी अर्थव्यवस्था को देख लिया कि आपके पास समस्याएं क्या है। मैंने एक कंपनी ले ली है, सर्गेसस मान लीजिए कंपनी है, सर्गेसस कंपनी का व्यक्तिगत हमने अध्ययन किया तो मैंने जाना कि सर्गेसस में प्रॉब्लम्स क्या है। तो अगर मुझे पूरे देश को देखना तो किसको देख के चलेंगे? एक एक तो ये किसका था? व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या था? किसने इसका अध्ययन किया था? उन्होंने क्या कहा कि इसमें जमीनी स्तर की जानकारी प्राप्त होती है जिससे सरकार को विशिष्ट मांग एवं पूर्ति के बारे में पता चलता है कि इस जैसे मान लीजिए मैंने अपना अध्ययन किया, मुझे पता चला आपको किस चीज की आवश्यकता है, उसी चीज की हम पूर्ति पहुंचा देंगे आपको। अब कोई योजना चलाना होगा तो मुझे पता होना चाहिए किसी व्यक्ति की क्या जरूरत है ना। जैसे मैंने बताया था कोई SC ST की विशेष योजनाएं चलाएगी। क्यों चलाएगी? क्योंकि उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र की समष्टि का अध्ययन किए, व्यष्टि का एक व्यक्ति का अध्ययन किए, एक जात का अध्ययन किए, तभी उन्हें पता चला कि इस जात की आवश्यकता क्या है। क्लियर हो गया ना? तो हमने इस पर अध्ययन किया। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र आता है। इसमें किसका अध्ययन करेंगे हम? पूरे के पूरे भारत का। हमने कहा कि GMTS के इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? संपूर्ण बड़े बड़े क्षेत्रों के फर्मों का अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, बेरोजगारी पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, अस्फीति पढ़ेंगे, स्टैग्फ्लेशन पढ़ेंगे, हम मंदी पढ़ेंगे। हम ये पूरे भारत की समस्या की समस्या है, पूरे भारत की। तो जब पूरे भारत का अध्ययन किया जाएगा क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। कौन जनक है इसके? JM कीन्स। कंफर्म कर दोनों में व्यष्टि और समष्टि। किसने डिवाइडेशन किया था? रेगनर ने। कर दिया? अब देखिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है? अर्थशास्त्र देखा आपने एक विषय है, अर्थशास्त्र क्या है? विषय है। और अर्थव्यवस्था क्या है? उसी विषय का व्यवहार में ला देना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है? आपके घर में अर्थशास्त्र चलता है, अर्थव्यवस्था होती है। किसी की घर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ होती है, उसका अर्थशास्त्र गड़बड़ होता है। घर वाले कहते हैं इकोनॉमी गड़बड़ है, इकोनॉमी गड़बड़, इकोनॉमिक्स गड़बड़ है। इकोनॉमिक्स कहाँ गड़बड़ करवा रहे हो आप भाई? इकोनॉमी सिचुएशन बनती है ना, जो आप EWS बनाते हो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है बाबू। इसको इकोनॉमिक्स एक विषय हो गया, अर्थशास्त्र गड़बड़ नहीं होता। क्या अध्ययन करते हैं हम? अर्थव्यवस्था। क्या बेटा? अर्थव्यवस्था। एक बात समझ लीजिए आप, अर्थव्यवस्था खुद में पूरा शब्द है, अधूरा शब्द है? अधूरा। कब? जब इसके साथ हम कोई शब्द लगाएंगे तभी पूरा। जैसे अर्थव्यवस्था किसकी? भारत की। अर्थव्यवस्था किसकी? अमेरिका की। अर्थव्यवस्था किसकी? चाइना की। अब पूरा हो गया। हम पढ़ते किसको है? भारतीय अर्थव्यवस्था, न कि हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था एक अपने आप में अधूरा शब्द है जब तक इसके साथ किसी अन्य शब्द को न लगाया जाए। और अर्थशास्त्र क्या है? विषय है। क्या अर्थशास्त्र है? विषय, जो सिद्धांतों पर डिपेंड है, पूर्णतः सिद्धांत है। नियम बना दिया गया, अब उसको हम व्यवहारिक जीवन में ला देंगे। तब किस पे ला रहे हैं? अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया? दूसरा क्या इसमें अंतर होता है? इसमें संसाधनों के उपयोग की योजना बनाया जाएगा, अध्ययन करना जाएगा, रणनीति की प्रक्रिया समझाई जाएगी। आपके पास पैसा है, लिख दिया गया इसका पैसे का यूज कहां कहां कैसे कैसे करना है, लिख दिया गया। लेकिन इसको व्यवहार में लाएगा कौन?
अर्थव्यवस्था। कौन भैया? अर्थव्यवस्था। यानी योजनाओं को पैसा कैसे खर्च करना है, एक पैसा खर्च करना नियम तो बना दिया कौन? अर्थशास्त्र। और पैसा कौन खर्च करेगा? अर्थव्यवस्था। आपने घर बनवा लिया, मिस्त्री क्या देता है? एस्टीमेट दे दिया ना आपको कि इतना 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 बनवाना है, पूंजी कौन लगाएगा? जो बनवा रहा है। तो अपने अनुसार आएगा, उनके अनुसार आएगा। तो जो पूंजी उन्होंने नियम बता दिया, अर्थशास्त्र उन्होंने बता दिया, अब हमको लगाना है पैसा, अर्थव्यवस्था अपनी देखेंगे हम। यानी पैसा लगेगा अर्थशास्त्र के अनुसार, लेकिन कम ज्यादा होना है वो अर्थव्यवस्था के अनुसार। यानी इसको हम पैसा लगाने का काम किसमें आएगा? अर्थव्यवस्था। तीसरा महत्वपूर्ण चीज देखिए, खर्च करने से पहले सोचना और एक योजना बनाना, ये काम अर्थशास्त्र का है। खर्च से पहले योजना बनाना और क्या? सोचना। ये किसका काम है? और खर्च करना किसका काम है? किसका? अंतर समझ गए क्या अंतर दोनों में? अर्थशास्त्र एक विषय है और ये व्यवहारिक प्रणाली है, और उसके बाद इस सिद्धांतों को लागू करेगा और उसको उपयोग में लाएगा। ये केवल सिद्धांत बनाएगा। पैसा कैसे खत्म होगा इसकी योजना करने का काम कौन करेगा? अर्थशास्त्र। और जो पैसा लगेगा खर्च कौन करेगा? अब आगे चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब आते हैं भारतीय, जो आपका सिलेबस है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। लेकिन इस समय 2 अन्य बांट दिया गया है, चतुर्थ और पंचम, कुल 5 बांट दिया गया। लेकिन जो चौथा और पांचवा बांटा गया वो दिमाग के अनुसार, मतलब बुद्धिमत्ता के अनुसार बांटा गया है। ठीक, लेकिन पहले जो पहला और दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। क्या आता है? कृषि। एक ऐसा क्षेत्र जिसका हम सीधा प्राकृतिक चीजों का प्रयोग खुद कर लें, वो कहता है प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये किसका विषय है? प्राथमिक क्षेत्र। और एक बात जान लीजिए आप लोग, हमारे देश की लगभग 65% आबादी इसी में लगी हुई है। अभी जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? तो प्रदान करता है कृषि। कौन प्रदान करता है? कृषि। रोजगार बहुत प्रदान कर रहा है, लेकिन जीडीपी में सबसे कम भूमिका इसी की है। यानी सबसे ज्यादा लोग लगे हुए, लगभग 50% से ज्यादा, 65% करीब लोग किसमें लगे हुए हैं? कृषि में। लेकिन इसमें कृषि में 50% लोग लगे हुए, लेकिन जीडीपी में मात्र इसकी भूमिका 16% है। कितनी है? 16% इसकी भूमिका है। दूसरा आता है द्वितीय क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधन हो गया, यानी हमारे पास पेड़ पौधे हो गए, अब उसको हमें काटना है, काट के लकड़ी बनाना है। अब लकड़ी बनाने वाला काम उद्योग में आएगा। किसमें आएगा? ये कौन सा क्षेत्र है? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, ये इसका निर्माण विनिर्माण क्षेत्र आता है। इसका जीडीपी में 30% भूमिका है। कितना है? 30%। आपने गाय रख ली, छोटी गाय को रख लिया, उसके बाद अपने दूध बना निकाल लिया, अब दूध ले जाकर मार्केट में बेच दिए। अब उसका बन रहा है क्या? पनीर बन रहा है, और अच्छे अच्छे आइटम बन रहे हैं, उद्योग चल गया ना। अब आपको पैसा मिल गया, अब क्या करने जाओगे? पिक्चर देखने। क्या करने जाओगे? पिक्चर देखने जाओगे, दवा ले जाओगे। जैसे पैसे में तुमसे घर वाला का दवाई लेता है तो दवा ले जाओगे, ठीक, कहीं सब्जी लेता है सब्जी लेने जाओगे। यानी इसका मतलब पैसा मिल गया, खर्चा करना है। अब खर्चा कहाँ ज्यादा पैसा होता है? हॉस्पिटल में। कहाँ होता है? कहीं चलो घूमे आई, यानी परिवहन में। कहाँ पैसा जाएगा? परिवहन में। यानी हॉस्पिटल पैसा चलेगा, परिवहन पैसा चलेगा, और जो बचे कहाँ चला जाए? बैंक में। कहाँ बेटा? बैंक में। कुल क्षेत्र कौन क्षेत्र है? द्वितीय को उद्योग लगा रही है बेटा, पनीर बन गई, पनीर में पैसा मुझे मिल रहा है। अब पैसे का हमें यूज कहाँ करना है? वो किस में जाएगा? तृतीय क्षेत्र में, जिसमें बैंक आता है, हॉस्पिटल आता है, परिवहन आता है, पर्यटन आता है। ये सब किस में आते हैं? तृतीय में, जिसमें आपको सेवा किया जाता है आपका। अब आपका पूरा पैसा खत्म हो गया। तो तृतीय क्षेत्र, अब जान लीजिए, सबसे ज्यादा जीडीपी भूमिका किसकी होती है? तृतीय क्षेत्र। किसके? सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। जीडीपी में लगभग 54% इसकी भूमिका होती है। कितने परसेंट? 54%। अगला आता है चौथा और पांचवा। चौथा क्या होता है? आईटी का जितना क्षेत्र है सब चौथे में जाता है। किसमें आता है? चौथे। अब पांचवें कौन आता है पता आपको? पांचवें में इंसान आता है, ह्यूमंस, हम आप आते हैं। और इसमें कौन आता है? हम सभी लोग नहीं आते बाबू, एकदम उच्च वर्ग आता है, जो किसी कंपनी का सीईओ हो, किसी कंपनी का मैनेजर हो, जो अपना दिमाग देता हो उन सारे उद्योगों को चलाने का, वो पांचवा क्षेत्र आता है। कौन आता है? पांचवा क्षेत्र। तो इसका मतलब हमने किस भौतिक आधार पे, आर्थिक आधार पे कितने भागों में बांटा? 5।
प्राथमिक कौन आएगा? कृषि। कृषि। द्वितीय कौन आएगा? उद्योग। उद्योग। तीसरे कौन आएगा? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। चौथे कौन आएगा? आईटी। IT। और पांचवा कौन आएगा? उच्च शिक्षित वर्ग। कौन आएगा? उच्च शिक्षित वर्ग। जिसमें कंपनी के सीईओ, वरिष्ठ सलाहकार, जिसमें मुख्यतः निर्णय लेने वाले लोग आते हैं। कौन आते हैं? निर्णय लेने वाले। तो कंपनी का सीईओ किस में आएगा? पांचवें। किस में आएगा? पांचवें। बैंक का मैनेजर किस में आएगा? पांचवें। अपना तो जिसमें सलाह देने वाला होता है। अब आता है कार्य के आधार पे। ये तो हमने किस आधार पर पढ़ा? आर्थिक आधार। इसी का क्वेश्चन पर ज्यादा बनता है। अब कार्य के आधार पर दो क्षेत्र होते हैं। एक आपने सुना भी होगा, अगर आपके घर में नौकरी होगी, दो तरह नौकरी होगी। एक ऐसी प्राइवेट नौकरी करने वाले होते हैं, ठीक, जिनका कुछ पता नहीं, कब निकाल उठेंगे, कब सैलरी कट से कम हो जाएगी, सैलरी टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं। एक सरकारी डिपार्टमेंट वाले हैं, पूरा सरकार जाए, कहीं भी जाए सरकार, कितना घाटा में हमसे कोई दिक्कत नहीं, सैलरी 31 तारीख का आ जाएगी। पूरा सरकार घाटे में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी आदमी पेंशन टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा? काम फिक्स है नहीं फिक्स है? 8 घंटे से ज्यादा फिर ड्यूटी नहीं करनी है। पहली बात तो टाइम से छुट्टी मिलती नहीं मिलती है एकदम। प्राइवेट वालों को उनका कुछ फिक्स नहीं है, छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने। दे दी एप्लीकेशन तो फिर जाके कल अटेंडेंस लगा, सर छुट्टी मिली नहीं, जाओ, नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं? घर बैठे सीएल लिख के भेज दिए, उनका फिक्स मिल जाएगा। ये होता है संगठित क्षेत्र। क्या होता है? दो भागों में बांटा है, एक संगठित क्षेत्र, क्या असंगठित क्षेत्र। कार्य के आधार पर संगठित क्षेत्र जिसमें काम का समय फिक्स है, वेतन फिक्स है, पेंशन फिक्स है, नियम से हर कार्य होता है। यानी जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सब किसमें आएंगी? संगठित क्षेत्र में। किसमें? संगठित क्षेत्र। किसमें वेतन फिक्स है नहीं फिक्स है? समय फिक्स है नहीं फिक्स है? अब दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र, जिसमें बनिया की दुकान, कब भी बुला ले, कोई टाइम फिक्स है नहीं, सुबह 7 बजे बुला, रात 12 बजे छोड़ी। तो असंगठित क्षेत्र होता है। असंगठित क्षेत्र में क्या आता है? जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। जितने दुकानदार हैं, जितने प्राइवेट हैं, जितने बिजनेस है, आप उसमें कुछ टाइम फिक्स होता है, सैलरी फिक्स है, एकदम पेंशन मिले कंफर्म हो, छुट्टी मिले कंफर्म हो, कुछ कंफर्म है। तो कौन क्षेत्र कहलाता है? असंगठित क्षेत्र। तो कितने क्षेत्र बटा हमने? 2 क्षेत्र। तो आप अगर पूछे क्वेश्चन तो जिस सरकारी स्कूल का मास्टर किसमें आएगा? संगठित क्षेत्र में। बैंक कर्मचारी किसमें आएगा? दुकान पे काम करने वाला लड़का किसमें आएगा? तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिया, आप क्लिक कर लेना आप लोग। एकदम समझ नहीं सुन रहा है? आसान लग रहा है ना? और आसान भी आएगा, देखते रहिए। स्वामित्व के आधार पर क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर अर्थशास्त्र को 4 भागों में बांटा गया। कितने भाग बेटा? 4। एक देखो, आप सब जानते हो, मैंने कहा लेना अपने घर से दूर जाना ही नहीं है, अभी अपने घर पर ही हो ना। फिर अर्थशास्त्र मतलब घर का विज्ञान, अर्थव्यवस्था मतलब आपके घर की स्थिति। वो तो आप रोज सुनते हो घर की स्थिति बड़ा गड़बड़ चलता है, भाई क्या करी हम, तो वह इकोनॉमी गड़बड़ होता है, बाकी तबीयत तो से बहुत दिक्कत नहीं है। जब भी कोई कहता है मेरे घर की स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है, तो बात पैसे करता है और किसी बात नहीं करता। आपने कहीं मेडिकल क्यों नहीं किया क्या इस बात का? अगर कोई कहता है महेश बाबू कि मेरे घर की स्थिति गड़बड़ चल रही है, तो वो किसकी बात करता है? 99% पैसे की। और पैसा क्या है? अर्थव्यवस्था का शास्त्र, अर्थव्यवस्था। और कभी कभी आप लोग ऐसे भी पता चलता होगा ना, कुछ घर में बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा, लेकिन बचता कुछ नहीं, कहते सैनिक सवारी चल रही, कोई सैनिक सवारी नहीं है, अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं है। अगर अर्थशास्त्र का अध्ययन किए होते, किन्स को पढ़े होते, एडम स्मिथ को पढ़े होते, तो पैसे का यूज करना जानते, लेकिन अर्थव्यवस्था जानते नहीं, इसलिए कहते क्या करें, हमारे पैसों आवते पता कहां चला जाते, चलो जादू टोना करते सीख ली, बचेगा नहीं, क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र सिखाता नियम और अर्थव्यवस्था बताता कैसे पैसे का यूज करना। तो देखिएगा, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा? 4 भाग। पहला सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसपे पूर्णतः सरकार का अधिकार होता हो। किसका अधिकार होता हो? सरकार का। ध्यान समझिए बेटा, जिसपे सरकार का अधिकार होगा उसका एक उद्देश्य होगा, जनता का ज्यादा से ज्यादा हित। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिस पर अधिकार किसका है? सरकार रोड बनवा रही है, किसको ध्यान रखना? अपने आप को कि आपको? किसको? जनता का ध्यान रखना। रोड बनती है, जितनी भी सरकारी योजना चला रही सरकार किसके लिए लगाती है? जनता। यानी इसमें किसका लाभ है? जनता। दूसरा क्या होता है? दूसरा निजी क्षेत्र, जिसमें पूर्णतः व्यक्तिगत होता है। पूर्णतः इसमें किसका लाभ होगा?
व्यक्ति का, किसका डर? व्यक्ति का। इसमें जनता का हित सर्वोपरि, सार्वजनिक वाले में, और निजी में अपना हित सर्वोपरि। किसका सर्वोपरि? अपना। यानी अगर कोई बनिया अपनी दुकान खोल रखा, कोई समोसा अपनी दुकान में बेच रहा है, तो क्या चाहेगा? प्रॉफिट कमाना चाहेगा, फ्री देना चाहेगा? प्रॉफिट। जब आपके पास, आप किसी दुकानदार के पास सामान खरीदने जाते हैं तो क्या सोचता है? आपको किस रूप में देखेगा? कि आप उनके कस्टमर हो, आपसे प्रॉफिट कमाना है, कि वो ये देखता है कि नहीं नहीं भैया हमारे रिश्तेदार हैं, इनको पैसे, इनको फ्री दे दो, इनसे लाभ नहीं कमाना है। ऐसा होगा क्या? क्या देखेगा वो? लाभ अपना देखेगा। यानी वो निजी क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का है? निजी। तो जो निजी क्षेत्र का होगा वो आपको प्रॉफिट देगा, वो अपना खुद का प्रॉफिट सोचेगा। सार्वजनिक क्षेत्र वाले में क्या क्या आता है? जिसमें जनता का हित सर्वोपरि। तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र, दोनों होता है। क्या होता है? दोनों। यानी जिसमें सरकारी भी रहेगा, कौन रहेगा? प्राइवेट भी रहेगा। जैसे मेट्रो देखो, मेट्रो और सरकारी संस्था भी है और प्राइवेट, दोनों आदमी चलता है। और चौथा होता है सहकारी। क्या होता है? सहकारी। इसका भी नाम आपने सुना होगा, सहकारी। सहकारी वाले क्या होता है कि इसमें कुछ लोग का एक संघ चलता है, गांव में इसे समूह कहते हैं। महिला बोलती है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सहकारी इसमें जैसे आप लोग गांव में सुने होंगे ना, ग्रुप वाला चल रहा है, तो उसमें क्या होता है 4 5 10 महिलाएं एक साथ होती हैं, तो समूह उसे काम कहते हैं। समूह सुने ना? तो जैसे समूह छोटा रूप है और सहकारी बड़ा रूप है। इसमें ये कुछ व्यक्ति मिलकर संस्थाएं चलाते हैं। और लेकिन याद कीजिएगा, ये हेल्प उन्हीं करते हैं जो उसके सदस्य होते हैं। समूह में यही होता है कि जो जो महिलाएं उसमें शामिल है उन्हें मिलता है, चाहे जाते लगे। समूह सहकारी का छोटा रूप है। अब आपके यहाँ बैठ गए, मैंने पहले ऑलरेडी कहा था आपको कहीं दूर नहीं जाना, कहाँ पढ़ना है? घर में। तो आपने समझ सहकारी क्या होता है? सहकारी कुछ निश्चित व्यक्तियों का दिशा निर्देश से चलने वाला समूह होता है। संचालन कुछ लोगों के द्वारा, दिशा निर्देश किसके द्वारा होगा? सरकार के द्वारा। यानी अगर आप समूह गांव की औरतें भी चला रही, पैसा नहीं भागती, नियम से काम होता है। और नियम बनवाया कौन है? सरकार। उसी नियम से कार्य करेंगे। तो सरकार द्वारा चलाए गए कुछ नियम होता है जिसको कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है। तो अब इसका देखा आपने, आर्थिक क्रियाओं का आधार पर 5 प्रकार, कार्यशैली के आधार पर 2, संगठित असंगठित, स्वामित्व के आधार पर 4, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। अगला होता है, अंतिम होता है प्रकार। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था होती है या सामुदायिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं उसको, और तीसरा होता है संयुक्त। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें पूरी की पूरी पूंजी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उससे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिसमें निजी लोगों का अधिकार होता है। किसका अधिकार? तो निजी लोगों। जैसे रिलायंस कंपनी किसकी है? अंबानी परिवार की है ना। अडानी समूह किसका है? अडानी परिवार का है। क्या उसमें आप अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो ये कौन सा क्षेत्र कराएगा? निजी क्षेत्र। इसमें इनका मकसद क्या होगा? अपना अधिक लाभ कमाना कि जनता को लाभ देना? अपना अधिक लाभ। ये हो गया निजी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक। इसमें अंतिम मकसद क्या होता है? खुद का लाभ कि देश का लाभ? खुद का लाभ। अच्छा, ये भी जरूरी है किसी देश के विकास के लिए। अगर हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ ये सोचने लगे कि यार मैं महक से कमजोर क्यों रहूं, नीलम सोचे कि मैं फलाना पवन भैया से कमजोर मैं क्यों रहूं, ये सोचे मैं इनसे कमजोर क्यों रहूं, तो सबका विकास हो, किसी का विकास होगा? तो अगर ऐसी देश की स्थिति हो जाए, हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपना इनसे मजबूत रहूंगा, तो धीरे धीरे हर व्यक्ति मजबूत हो जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यही पहली विशेषता होती है कि विकसित देशों में पाया जाता है। यहाँ सब अमीर होते हैं, सब। क्यों? क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि मैं कितना पैसा कमा लूं। इससे अमेरिका विकसित देशों की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मैं कितना पैसा कमा लूं। सब वहां व्यक्ति अमीर बनना चाहते हैं। तो जैसे मुंबई क्यों कही जाती है? क्योंकि मुंबई में बिजनेसमैन ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब वाले कम है। दिल्ली क्यों कही? क्योंकि वहां बिजनेसमैन ज्यादा है, गवर्नमेंट कम है। बेंगलुरु चलिए, वहां बिजनेसमैन ज्यादा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब वाले कम है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जब ज्यादा लोग करते हैं तो वहां हर किसी एक ही मकसद होता है। प्राइवेट जॉब में एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। तो ज्यादा प्रॉफिट करेंगे तो कंपनी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट का कम करेंगे, ज्यादा तो ज्यादा उत्पादन करेंगे, कम उत्पादन करेंगे, तो एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो सब चीज ज्यादा चाहिए, तो उससे सबका विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक। दूसरा होता है समाजवादी या फिर बोलते हैं सार्वजनिक। इसमें सरकार का पूरा अधिकार होता है। किसको होता है? सरकार। तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? जनता को, सरकार को? जनता को। क्या बेटा? जनता। पूंजीवादी कौन लाभ कमाता है? व्यक्ति। यानी इस सार्वजनिक में सिर्फ अंतिम मकसद कौन होता है? जनता का विकास। क्या भैया? जनता का। तीसरा होता है संयुक्त, जिसमें दोनों होता हो, यानी पूंजीवादी भी चले और समाजवादी चले। जैसे भारत
अगर भारत में सरकारी बस चलती है तो क्या प्राइवेट नहीं चलती क्या? तो है, दोनों चल रहा है ना। तो अब देखिए ट्रेन भी प्राइवेट हो रही है। जेट, अगर सरकारी एयरवेज चल रहा है, एयरलाइंस किसका है? सरकार का है। तो भाई अडानी का भी चलता है, नहीं चल रहा है। अगर बैंक सरकारी है तो क्या प्राइवेट बैंक नहीं है? आप बोलेंगे सर पुलिस भी सरकारी होती है, क्या प्राइवेट पुलिस नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड एक तरीके से रक्षा का कार्य वो भी कर रहे हैं ना भाई। सर प्राइवेट पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन प्राइवेट जासूस रखे जाते हैं, रखे नहीं रखेंगे? सिक्योरिटी गार्ड है नहीं है, एक तरीके से सुरक्षा कार्य कर रहे हैं ना। तो जो कार्य वो करते वही कार्य ये भी कर रहे हैं। तो सरकार, एक तरफ सरकार भी है, एक तरफ क्या है? प्राइवेट है। अगर सरकारी कंपनियां हैं, एनटीपीसी बिजली का उत्पादन अपना करवा रही सरकार तरीके से, तो कई सारी प्राइवेट संस्थान भी अडानी भी रखा है, वही करवाता है। तो यानी ऐसा देश जहां पे दोनों साथ साथ चलते हो, वो कौन कराता है? संयुक्त। भैया संयुक्त भारत किस में आएगा? अमेरिका किस में आएगा? पूंजीवादी में। भैया अच्छा, समाजवादी कौन आता है? रूस। अच्छा, ये भी क्या करेगा? अपनी तरफ से रूस देश नहीं है, वहां ईमानदारी भी होती है। सरकार अपने नियमों को अच्छे तरीके से लागू करवाना जानता है, जबकि भारत में नहीं हो पाता। ठीक, अब इसको चर्चा करेंगे। अगला होता है बाजार के आधार पर। बाजार के आधार पर दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था वो होती है जहां आयात निर्यात दोनों होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था ये होती है जहां आयात निर्यात न होता, यानी न तो हम सामान बेचेंगे और न दूसरे से हम क्या करेंगे? खरीदेंगे। आपको बजट में पढ़ाए थे आर्थिक समीक्षा में, मैंने बताया था आपको कि भारत 2019 से पहले विश्व का पूरा देश 2019 से पहले इसमें था कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में यकीन करता था, लेकिन 2019 के बाद पूरा विश्व एक तरफ चलना चालू हो गया, आत्मनिर्भर। भारत ने चलाया मेक इन इंडिया, और तो अमेरिका ने चला दिया MIGA, मेक इन ग्रेट अमेरिका। चाइना अपना अलग से चला ही रहा है। सब देश आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो सब निर्यात आयात बंद कर देंगे। तो जब निर्यात आयात बंद करेंगे तो क्या कोई देश विकसित अच्छे तरीके डेवलप कर पाएगा? क्योंकि हर देश की दूसरी की आवश्यकता होती है। तो इसकी वजह से हमारा भारत धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था कि हमें बाजार खोजने में दिक्कत होगी, फ्यूचर में बाजार खोजने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब सभी देश अपना अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम किसको बेचने जाएंगे? तो इसमें जो होता है कि बंद अर्थव्यवस्था वो होती है, जैसे कौन देश है पता आपको, जिसका नाम सुना होगा आपने? उत्तर कोरिया, चिमचामचू वाला किम जोंग। ठीक, उत्तर कोरिया जिसके यहाँ बंद अर्थव्यवस्था है, वो न दूसरे देश से ज्यादा न के बराबर खरीदता न के बराबर बेचता है। वो कहता हमारे अपने सब अपने देश में खरीदो, अपने देश में बेचो। तो कितनी अर्थव्यवस्था हुई? दो, एक बंद और एक खुली। अब उसके बाद आते हैं बेटा, उत्पादन के चार कारक होते हैं। देखिए अगर किसी के, तो आपने समझ लिया अर्थव्यवस्था होते हैं। अगला देखते हैं, अगर किसी वस्तु का उत्पादन करना हुआ तो चार चीजें चाहिए कम से कम। हम कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था मतलब कंपनी पूंजी बनाने जा रहे हैं। अब पूंजी बनाने कंपनी चाहिए, तो कंपनी के लिए कम से कम चार कारक होते हैं। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उत्पादन के कितने कारक होते हैं? चार। देखिए चार कारक कौन से हैं, आप सुन के याद हो जाएगा। आप एक कोई भी चीज घर बनाने जा रहे हो या एक कंपनी खोलने जा रहे हो, सर्विस संस्थान खोलने जा रहे हैं, ठीक है? तो कितनी चीजें अति आवश्यक है? सबसे पहले पैसा। खराब क्लियर क्या? यानी पहले क्या चाहे? पूंजी। पहले क्या चाहिए? पूंजी। सबसे पहले चाहिए पूंजी। दूसरी, कहां खुलेगा? स्थान चाहिए, नहीं चाहिए? यानी भूमि। क्या चाहिए? भूमि चाहिए। दो चीज। तीसरा, जब आप कंपनी खोल देंगे तो श्रमिक भी चाहिए, नहीं चाहिए? बोलिए। मैं कोचिंग खोल रहा हूँ तो पढ़ाने वाले मास्टर भी चाहिए, नहीं चाहिए? चौथा, पूंजी तो मेरे पास है, मैं तो लगा दूंगा, लेकिन एक दिक्कत है बेटा, एंटरप्रेन्योर नहीं समझे। उद्यमी किसे कहा जाता है? रिस्क कौन लेगा? रिस्क हम तो पूंजी अपना दे देंगे, लेकिन बहुत लोग के पास पूंजी है फिर भी व्यापार शुरू नहीं कर रहे हैं। बहुत पूंजी उनके पास है, कहते यही क्या कहा शुरू करें, समझे नहीं याद बटे सुने नहीं सुने सब। क्यों? क्योंकि उद्यमी नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। तो चौथा होता है उद्यमी, जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता। जैसे मेरे पास पूंजी नहीं है, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योर हूं,
मैंने कहा कि महेश बाबू मुझे तुम 10 लाख रुपए दे दो, मैं 10 लाख रुपए लेकर रखे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं लगाए मेरी पूंजी डूब जाए। तो मैंने इनसे कहा बाबू ऐसा करो, तुम 10 लाख रुपए मुझे दे दो, ठीक, मैं तुम्हारा 5% ब्याज पे हिसाब तुमको पैसा दे दूंगा। अब मैं कितना कमाऊं इससे तुम्हारा मतलब नहीं है। तो कहा सर बिल्कुल ले लीजिए आप। तो उन्होंने 10 लाख रुपए मुझे दे दिया। ये केवल 5% के मालिक है, इसके शेयर के मालिक हो नहीं है, लेकिन मैं उस 10 लाख से 50 लाख बना बैठा हूं। अब जो ये 40 लाख मैंने एक्स्ट्रा कमाया उससे का मतलब नहीं है मैं इनको 40 लाख पे 1 रुपया नहीं दूंगा, ये पूंजी दे रहे हैं, लेकिन उद्योग का काम उद्यमी कौन है? मैं। तो 4 अनिवार्य तत्व हो गए। कितने हो गए? 4। तो आप लोग समझ गए ना कौन कौन पहले क्या चाहिए? फिर भूमि, फिर श्रमिक, फिर उद्यमी। यानी कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? 4। इसी का एग्जामिनेशन में बनेगा। अब आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रीय आय एवं इसकी अवधारणा। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ये भी आपके घर से अटैचमेंट है, हंसते हंसते सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है? बार बार सब सुने होंगे जीडीपी जीडीपी जीडीपी। 4.3% के हिसाब से हमारी जीडीपी रहेगी, बजट बोलता है, बोला नहीं बोला था? और 6.8% के हिसाब से हमारा जीडीपी हो सकता है, डेवलप करे, आर्थिक समीक्षा बोलती है। तो हमने बताया कि जो ये जीडीपी बोली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बार बार जीडीपी शब्द नहीं आता, इसका मतलब तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होते हैं? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी होती क्या चीज है इसको जान लीजिए। ये कहते किसको है? देखिए एक निश्चित समय में यानी 1 वर्ष में, एक निश्चित समय यानी 1 वर्ष, 1 वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। प्लीज इस पर अधिक एकदम ध्यान दीजिएगा क्योंकि जीडीपी का क्वेश्चन बनता है और थोड़ी सी मिस्टेक्स आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। जीडीपी में क्या शामिल होता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? हमने कहा ये देश के भीतर यानी देश की भौगोलिक स्थिति के भीतर भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, यानी हम जो चीजें भी उत्पादित करेंगे, 2 चीजें होगा, एक उत्पादन एक सेवा। क्या क्या? उत्पादन एवं सेवा। यानी जो पैसा हमने कंपनी लगाया कमाया है वो भी पैसा, और जो हमारे डॉक्टर ने कमाया है वो भी पैसा। डॉक्टर सेवक का क्षेत्र था, कौन सा था? नंबर 2 सेवक क्षेत्र नीलम भैया। और उद्योग क्या था? द्वितीय क्षेत्र था। तो यानी दोनों क्षेत्र से हमने पैसा कमाया है, लेकिन देश के भीतर। कहां? देश के भीतर, देश के बाहर नहीं। कहां करना है? देश के भीतर। उदाहरण समझिएगा, उदाहरण मैंने कहा कि भारतीय कंपनी, अब देश के भीतर चाहे जहां कंपनी बिल्कुल चलेगा, लेकिन उत्पादन कहां होना चाहिए? भारत में कि बगल? पूरे भारत में चाहे जहां उत्पादन हो जाए। जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मैंने कहा एक भारतीय कंपनी है जो 300 कमाती है, एक विदेशी कंपनी भारत में लगाई गई है, भारत लगी है। कहां कंपनी है? विदेश, वो 500 कमाती है। एक डॉक्टर ने 800 रुपया कमाया, और एक राहुल नामक लड़का है, मान लीजिए पुष्पा नामक कोई लड़की है, कोई बंदा है जो कहां से कमा कर लाया? 300 रुपए बाहर से लेकर के आया। कहां जाएगा? 300। कहां जाएगा? तो मैं जीडीपी में किसको किसको शामिल करूंगा और किसको छोड़ूंगा? किसको छोड़ दूंगा? मैं बोला बताना, ठीक है? बताइए, जो भारतीय कंपनी उसको ले लूं, विदेश की जो कंपनी यहाँ लगी है उसको ले लूं, जो यहाँ लगी बेटा ले लूं उसको, ना डॉक्टर साहब वाला पैसा ले लूं, और जो पैसा आनंद बाबू विदेश से कमा कर लाए उसको लूं, छोड़ दूं? बस समझ गए। यानी देश में उत्पादन हो चाहे जो पैदा करे उससे मतलब नहीं है। आप समझ गए ना कि आपके घर पैसा आना चाहिए, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, घर से आना चाहिए। यानी जो उत्पादन आपने अपने खेत में किया है वो आपकी जीडीपी है, जो पड़ोसी के चुरा लिया वो था जीडीपी हो। धान हो गया आपका, हो गया भूसा से दवाई हुआ तो आपने सब रख लिया तो ठीक ठाक, वो तुम्हारा क्या होगा? जीडीपी। लेकिन एक और दूसरे के चुरा ले चला, वो जीडीपी में जुड़ाई नहीं। तो जीडीपी आपको एकदम दिमाग बैठ गया ना? 4 ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे जैसे मैंने बताया आपको। निम्नलिखित में से कौन जीडीपी में शामिल नहीं होता? आपको एक चीज पता है, सकल घरेलू उत्पाद देश में तो आ रहा है। मैंने कहा देश में आने से मतलब नहीं है, हमारे देश के क्षेत्रफल के अंतर्गत आना चाहिए, देश से बाहर नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा इसमें कौन कौन शामिल हो जाएगा? 300 भारतीय कंपनी, 500 विदेशी कंपनी, 800 डॉक्टर साहब, यानी 1600 रुपए लेके हम। लेकिन इस 200 रुपया की जो बाहरी कमाई आ रही, राहुल हमारा लड़का कमा रहा है, इसको हम क्या करेंगे? लेकिन अभी छोड़ देंगे। अब अगला आता है जीएनपी।
क्या होता है? GNP। देखिए जीएनपी भी एक अंतर होता है। जीएनपी कहता है कि देखिए भाई साहब, हम केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा कमाई गई पैसा लेंगे। किसके द्वारा? जीडीपी बोलता है कि अपने देश के अंदर, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, चाहे देश से कमाए चाहे विदेश कमाए, लेकिन होना कहाँ चाहिए? देश के अंदर, बाहर नहीं लेंगे। बाहर चाहे हमारे देश का बंदा ही बाहर से कमाए, उसको हम नहीं लेंगे। जीडीपी। लेकिन जीएनपी क्या बोलता है? देखो बाबू, हम किसको लेंगे? केवल भारतीयों का लेंगे, केवल अपने घर के लोग। बाहरी कोई कितना भी कमाए आकर हमारे घर में ही कमाए, लेकिन उसको हम नहीं। यानी अब बताइए किसको छोड़ेंगे? भारतीय कंपनी लेंगे? विदेशी कंपनी लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्या बोला मैंने? भारत से बाहर कोई बंदा उसका पैसा मैं क्या पैसा पैसा ले लेना। और जो राहुल लड़का यहाँ से गया था विदेश कमा कर, उसको भी ले लेंगे? ले लेंगे, क्योंकि वो भी कहा है। नहीं समझे क्या तुम बनता है? हमने कहा भारतीय होना चाहिए। क्यों चाहिए? भारतीय। यानी तुम्हारे भैया चाहे जहां से कमा के पैसा लाए, सब घर चलेगा। जीएनपी है। क्या है? जीएनपी है। चाहे अगर कोई दूसरा रिश्तेदार देख जाए, उसको जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा। लेकिन अगर भैया कमा के देगा तो जोड़ लो, परिवार की इनकम हुई ना। तो यही ये भी कह रहा है कि हमको सिर्फ किसको लेना है? भारतीय का। दिमाग में आप उदाहरण प्रस्तुत कर लीजिएगा। कंपनी लेना नहीं लेना है? बोलो। डॉक्टर साहब पैसा लेना है? वो जो अपना राहुल लड़का भेजे कमा कर आया है, राहुल को पैसा लेने छोड़ दे, उसका ले ले। और विदेश की जो कंपनी यहाँ उसको ले छोड़ दे, छोड़ देंगे। और जीडीपी लेना होता तो उसको कंपनी ले लेते, राहुल को छोड़ देते। दोनों उदाहरण में बैठ गया। ये होता है जीडीपी और जीएनपी में अंतर। अगला क्या बोला है? अच्छा, जीडीपी में क्या? जीएनपी का सूत्र आता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ये बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है। जीडीपी बराबर जीएनपी और जीडीपी प्लस एक्स मतलब, एक्स का मतलब हो गया जो भारतीयों द्वारा कमाया गया है, वाई का मतलब जो पूंजी यहां से चली गई, जो पूंजी यहां से चली गई। तो जीएनपी का मतलब हो गया जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है? भारतीयों द्वारा आय। वाई क्या है? विदेशियों द्वारा आय। अच्छा, इसकी देखिए 3-4 स्थितियां हो सकती है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए हम कब प्रॉफिट में होंगे, जब बताइए। अगर हमारे यहाँ विदेश से पैसा ज्यादा आए और यहां से विदेश कम जाए, तो हम प्रॉफिट में लॉस में? प्रॉफिट में। किसमें बेटा? प्रॉफिट में। नहीं समझा? अगर हमारे यहाँ विदेश से पैसा 100 रुपए आ रहा है और हमारे भारत से विदेश में 50 रुपए जा रहा है, तो हम प्रॉफिट में लॉस में? यानी देश की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? अच्छी है। ठीक ठाक नहीं बेटा, बेहतरीन अर्थव्यवस्था कही जाएगी जब होगा कि हमारे यहाँ पूंजी आ ज्यादा रही है और जा कम रही है, तो हम लाभ की स्थिति में रहेंगे। और जाए ज्यादा आए कम, तब क्या होगा? हानि की स्थिति में। क्या होगा? जितना जाए उतना आए, संतुलन की स्थिति में। किस बड़ा? हाँ, जितना जा रहा उतना आ रहा। किस स्थिति में है? अच्छा, न तो जाए न तो आए, बंद कर देगा। कर दिया? चारों ऑप्शन पर दे रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है? तो एक्स क्या होता है? एक्स क्या है? वो जो भारतीयों द्वारा लाया गया है। वाई क्या है? जो विदेशी है। ठीक। उसके अगला होता है एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी से मूल्यह्रास को घटा दो। जीडीपी से क्या घटा दो? मूल्यह्रास को घटा दो। उसे क्या बोलते हैं? एनडीपी। क्या होता है? एनडीपी। अच्छा, एनडीपी होती क्या चीज है? मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास आपने सुना होगा, हमेशा नहीं सुने सब है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मैं बताता हूँ आपको। वही आप लोग गरीब लोग हैं तो कैसे समझना है गांव की चीजों को। तो हम लोग गांव के लोग हैं तो गांव समझते हैं एनडीपी मूल्यह्रास क्या होता है। आप देखिए, जमीन खरीदते हैं, बोले यार आपने घर सुना होगा, जब पैसा हो जाती है जमीन ले जाए, सोना ले जाए, कहना गाड़ी खरीदो, मैं गाड़ी की कीमत कुछ दिन बाद घट जाए। सुने नहीं सुने? इसी मूल्यह्रास कहते हैं। आज गाड़ी ले लीजिए 10 लाख में, 2 महीने बाद बेचेंगे, 10 लाख कभी नहीं मिलेगा। 1-2 लाख कभी भी नहीं मिलेगी। और अगर आपने 10 लाख की जमीन लिया है, 10 लाख का सोना लिया है, तो संभावना है कि 10 लाख का 11 लाख मिल जाए। हुआ? एक में मूल्य वृद्धि, मूल्य कमी। अभी क्या बोलता है? मूल्य ह्रास किसे कहते हैं? मूल्य में कमी की वृद्धि, कमी। यही कहता है कि समय के साथ किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है?
तो समय की मूल्य ह्रास किसे कहते हैं? मूल्य मतलब मूल्य, ह्रास मतलब कमी। तो यानी अगर समय के साथ किसी संपत्ति या वस्तु के मूल्य में क्या हो जाए? कमी, तो उसे बोलेंगे संपत्ति या मूल्य में मूल्य ह्रास। कारक लागत किसे कहते हैं? देखिए, कारक लागत क्या होता है? किसी वस्तु के उत्पादन में जितना पैसा लगे उसे क्या बोलते हैं? कारक लागत। क्या भैया? तो किसी वस्तु के उत्पादन में जितना पैसा लगता है, सब कोई समय बना रहे हैं, खेती का उत्पादन कर रहे हैं आप, सरसों उगा रहे हैं आप, या कोई मटेरियल बना रहे हैं, तो जिसको जितना पैसा लगा बनने में उसे हम क्या बोलेंगे? कारक लागत। क्या भैया? बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य नहीं सुने, बाजार मूल्य नहीं आते। आप जो वस्तु खरीदते जाते हैं तो उस पर लिखा होता है एमआरपी, लेकिन इसमें उसका प्रभाव क्या होता है? एमआरपी का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे अधिक में नहीं बेच सकता आप। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी उससे ज्यादा नहीं बेच सकता। 50 पे लिखा 51 नहीं बेच सकता सरकार का। और ये एमआरपी होती क्या चीज, कैसे बनता है? किसी वस्तु की लागत कीमत क्या हो गया? लागत। मान लो उसने 50 रुपए में उसने क्या किया था, उस पे लगाया था, ठीक, 10 रुपए उसने उसका टैक्स पेमेंट कर दिया, तो 50 10 60। अभी उस 60 में बेचेगा, लाभ में रहेगा, खान में रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत से बेटा 50 पे तो लगा ही था, 10 पे सरकार टैक्स लगा दी, 10 पे सरकार देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो अभी तक वो कुछ स्थिति में नहीं है ना। और सुनिए, सरकार कह रही सब्सिडी भी करो, 5 रुपए का सब्सिडी करोगी, चाहे जितना तुम लगाओ, उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन 5 रुपए घटा कर दे बेचना पड़ेगा बाबू। तो कोई बात नहीं। तो अगर हम 65 रुपए में बेचेंगे तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो जब 65 रुपए हमने उस पर लिख दिया है, तो सरकार कितना पे मुझे कम करने के लिए बोली है? 5। कितना? सब्सिडी है ना, 5 पे कम, यानी हम कितने बेचेंगे? 60 में 10 पे कौन ले लेगा? सरकार। 50 पे किसका लगा था? मेरा। तो मुझे कुछ मिला, तो मैं काम क्यों करूंगा? तो मैं बोलूंगा भाई साहब मैं कुछ बढ़ा के 70 में लिख दिया, अभी बाजार मूल्य है। क्या हो गया? बाजार। देखिए कैसे डिक्लेयर होता है किसी वस्तु का। तो मैंने कहा कि बाजार मूल्य पर लागत कीमत पे कर जोड़ेंगे, माइनस सब्सिडी करेंगे, तब होता है बाजार मूल्य। क्या होता है? बाजार। और इसी पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है, इसी पर बाजार मूल्य पर, यानी वस्तु कितने पर बेची जा रही है ये देखेंगे। कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया ना? लागत मूल्य क्या होता है? जिस पर वो लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लागत। अब देखिए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? मैंने कहा एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। एक वर्ष में वस्तुओं या सेवाओं का क्या? अंतिम मूल्य, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में, अब इसी व्यक्ति है राष्ट्र, पूरे देश में अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं का जो मूल्य आता है उसे क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? एनएनपी से अन्य अप्रत्यक्ष कर को हटा देंगे, मूल्य ह्रास को हटा देंगे, तो जितना हमारा निकल के आता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी तरीके से समझ सकते हैं आप कि एक वर्ष में, यानी वित्तीय वर्ष में किसी देश के अंतर्गत जितनी भी इनकम आती है, चाहे वो किसके माध्यम से आती हो, जीडीपी माध्यम से आती हो, चाहे जिस माध्यम से आती हो, टोटल, चाहे वो सेवक माध्यम से आती हो और चाहे उत्पाद के माध्यम से आती हो, टोटल जितनी आ गई वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय। क्या भैया? राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय आय है। अभी इसमें से हम पैसा घटा देंगे। कौन सा घटा? जो हमारा अभी तुम कर्ज भी लिए होंगे उसको दे देंगे। अभी हम विदेश, जो पैसा अगर विदेश से मंगाए हैं तो कुछ पैसा हमारे यहाँ वहां जाएगा भी, तो उसको घटा देंगे, तो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल जाता है। क्या निकलता है? लेकिन 2 शब्द में, सकल का मतलब टोटल इनकम। क्या होता है? टोटल। तो क्या कहलाता है? सकल। जैसे आपके घर में, एक छोटा उदाहरण दे बेटा, सपना आपके घर में बेटा आपके पापा कमा रहे, मम्मी कमा रहे, भाई कमा रहे, बहन कमा रहे, 4 लोग कमा रहे 2,500, 2,500 चौका 10,000, ये सकल आय। क्या हो गई? सकल। लेकिन अभी इसमें से हम 5,000 रुपए कहीं खत्म कर दे, 2,000 कहीं खत्म कर दे, 3,000 कहीं खत्म कर दे, तो मैंने कहा राज तुम्हारी आय कितनी हुई? शुद्ध राज आय तुम्हारी कितनी हुई? शुद्ध आय मतलब जो बचत हो रही है, तो हमको मतलब उसी से किसी और से। जैसे क्वेश्चन आता है टैक्स किस पर लगता है? टैक्स का टोटल लगता है, लाभ पे लगता है। लाभ, जो लाभ होगा उसी पर टैक्स में पेमेंट करना पड़ेगा। मेरी बात समझो आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। गणना किस किस बेस पर होगी? अच्छे से गणना करता कौन है? तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है
कि राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी और 1 अप्रैल से, अच्छा हमारे यहाँ क्या नाम है कि सामान्यतः वित्तीय वर्ष कब से कब माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। कब माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है? ये जनवरी से दिसंबर तक मत जोड़िएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब देखिए मापने का आधार क्या होता है? राष्ट्रीय आय किस किस बेस पे मापी जाती है? उत्पादन के आधार पर हम चल रहे बेटा, उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय जो है 2 आधार पर मापी जाती है, एक चालू कीमत पर, एक स्थिर कीमत पर। अच्छा एक बात बताइए हमको, अगर हम किसी वस्तु की कीमत पर डे बदल जाए, या जैसे मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की इनकम फिक्स है तो आप ये बता सकते हैं कि आपके यहाँ शुद्ध राष्ट्रीय आय कितना आया है, एकदम कन्फर्म, कि आप तब हमको बता सकते हैं राष्ट्रीय आय शुद्ध कन्फर्म, कि जब हर महीना हर रोज आपकी इनकम घटती बढ़ती रहे। आप लोग कब एकदम एक्यूरेट और सही तरीके से बता सकते हैं जब स्थिर है, जब घटती बढ़ती है। मेरी बात समझ नहीं समझिए। तो जो राष्ट्रीय आय गणना के 2 तरीके से कहता है, एक चालू कीमत पर। चालू कीमत में क्या होता है कि जब राष्ट्रीय आय की वर्तमान बाजार मूल्य या मूल्य पर हम नापते हैं, कीमत घटने से या बढ़ने से इसकी जानकारी तो सटीक जानकारी मिल नहीं पाएगी, तो इसलिए इसका प्रयोग हमेशा नहीं किया। एक चालू कीमत होती है, चालू कीमत मतलब वर्तमान में जो चल रहा है उस पे आधार पर राष्ट्रीय आय गणना करते हैं। एक होता है बेटा आधार वर्ष मान करके, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्थिर कीमतों पर हम किसी वर्ष को आधार वर्ष मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया इसमें जो वर्तमान में चल रहा है 2010-11 चल रहा है, 11-12 चल रहा है। कौन चल रहा है? 11-12। यानी ये माना जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत 2011-12 बाद नहीं बढ़ी है, बिल्कुल नहीं बढ़ी। कब से? 11-12 के बाद। 11-12 बाद कोई वस्तु कीमत नहीं बढ़ी है तो उसी पर हम देखेंगे किसी वस्तु की महंगाई कितनी बढ़ी है, कितना सस्ता हुआ है। तो अब हम राष्ट्रीय गणना आसान से नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो कितने आधार पर वो बेटा? 2, एक चालू कीमत पर और किस पर? स्थिर कीमत। देखिए अगला होता है गणना की विधि। गणना की विधि 3 विधि से होता है, एक उत्पादन, एक आय, एक व्यय। किसी परिवार की स्थिति 3 अनुसार देख सकते हैं आप। 3 अनुसार कैसे देख सकते हैं? अपनी भी स्थिति आप 3 अनुसार देख सकते हैं आप। एक कैसे देख सकते हैं आप 3 कि एक आपके घर में कुल कितना उत्पादन हो रहा है, एक किससे हो सकता है कि आपके घर की स्थिति कैसी है, ठीक। दूसरा आपके घर में कुल कितना आय आ रहा है, इससे भी आकलन कर सकते हैं आप अमीर हो गरीब हो, ठीक। एक आकलन और भी कर सकते हैं आप कि आप खर्च कितना कर रहे हैं, उससे भी आकलन हो सकता है आपका कि भाई आप कितना खर्च कर रहे हो, उसी अनुसार आय आ रहा हो उसी अनुसार खर्च भी करते हो। यानी आय कितनी करना है? 3, एक उत्पादन, एक आय और एक व्यय। राष्ट्रीय गणना कितने आधार पर कर सकते हैं हम? 3 आधार पे। क्या क्या? उत्पादन, आय और व्यय। प्रति व्यक्ति क्या आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है टोटल राष्ट्रीय आय बटे टोटल जनसंख्या। मतलब तुम्हारे परिवार में कुल 12 लोग हैं, ठीक है। अकेले पापा तुम्हारे 25,000 कमा रहे थे। कितना कमाते? 25,000 पापा कमा रहे थे। तो उसके बाद लेकिन तुम तो कुछ नहीं कमा रहे, आप लोग कुछ नहीं कमा पा रहे, लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी प्रति व्यक्ति आय पूछूं तो 24,000 या 25,000 बटे 12 कर दोगे, 2,000 रुपए आया। इसका मतलब है कि आपका भी 2,000 रुपए सैलरी है और आपके पिताजी भी कितना है? 2,000। तो यानी टोटल जनसंख्या बट नहीं, टोटल राष्ट्रीय आय बटे टोटल जनसंख्या का भाग क्या समझ आएगा हमारा? प्रति व्यक्ति आय। और ये सीपीआई आधार पे निकालते हैं। किस आधार पे निकालते हैं? सीपीआई। ये भी निकालते हैं बेटा, आगे बताते हैं। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। प्रति व्यक्ति उस आधार पे निकालते हैं। भारत में अच्छा वर्तमान में कितना है पता है? अच्छा आंकड़ा आपको देख लीजिएगा। वर्तमान में हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर किसी के पास 2,28,000 रुपया है। जितने लोग यहाँ बैठे हो सबके साथ 2,28,000 रुपए है आप लोग पास, और आप लोग तब भी झूठ बोलते हो, फीस नहीं देते। 2,28,000 रुपए हर किसी के पास है वर्तमान आंकड़े के हिसाब से, जो कहता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय इतना चल रहा है, प्रति व्यक्ति आय इतना चल रहा है। उसके बाद भारत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी पेश किए थे। कौन पेश किए थे? दादा भाई नौरोजी सबसे पहले उन्होंने पेश किया था। उनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था किताब का? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सॉरी सर मैंने इस किताब का नाम बता दिया था।
तो पॉवर्टी एंड अनबिटेबल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में वर्णन किया था। किसके बारे में? प्रति व्यक्ति आय। भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले भारत में की तो 1968 में किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। ठीक। अब देखिए आय का होता क्या है बेटा, कितने तरीके का आय हमारे पास आता है, मतलब इनकम कितने कितने तरीके की हमारी होती है। एक होती है मौद्रिक आय, एक होती है प्रयोज्य आय, एक होती है वास्तविक आय। ठीक। मौद्रिक आय अब इसको अपनी भाषा में समझ लीजिए, बताते हैं। आय कितनी होती है? 3। पहला मौद्रिक आय। मौद्रिक आय मतलब मैं लोगों कोई जितना वेतन आए, टोटल वेतन, तुम्हारे घर जितना पैसा आया वो क्या कहलाएगा? मौद्रिक आय। कुछ खर्चा हो ही ना हो, खर्चा हो ही। तो खर्चा होने के बाद मतलब अब तो जितना पैसा आएगा तुम्हारा, सरकारी की बात कर रहा हूँ कि सैलरी कितनी है? 40,000 मूल पे सैलरी 40,000 कहते तो खैर सर में 5,000 सरकार टैक्स काट लेती, सरकार टैक्स काट ले लेगी। आपको कहेंगे ना कि कैश इन हैंड कितना आता है, तो कैश इन हैंड होता है आपको। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हम प्रयोज्य आय। क्या बोलते हैं? प्रयोज्य आय। प्रयोज्य में क्या होगा? जो मौद्रिक आय था यानी कुल वेतन में से हम टैक्स घटा दें तब कौन आएगा? प्रयोज्य। और अंतिम में वास्तविक आय, जिसे लोग बोलते हैं कैश इन हैंड में, हाथ में कितना पैसा है भाई। क्या हाथ में वही पैसा आता है, एक तो आपने मौद्रिक मूल्य में से टैक्स घटा दिया, इसके सिवा आपने किसी का कर्जा भी लिया होगा, उसको नहीं दोगे तो वो भी दोगे, और घर खर्चा वर्चा ना हुई क्या? वो भी होगा। तो यानी आपका जो प्रयोज्य आय था उसमें से अपना खर्च निकाल दीजिए, अपना कर्जा निकाल दीजिए। अब जो पैसा बचा वही वास्तविक आय महीने भर की इनकम हुई। घर की बचत इसी पे चलेगा ना, किस पे चलेगा? मौद्रिक पर, प्रयोज्य पर कि वास्तविक पर? भाई जो पैसा हमारे पास बचा उसी महीने में चलेगा ना। नहीं समझे मेरी बात को। 40,000 की सैलरी, 5,000 सरकार टैक्स कर दी, कितना बचा? 35,000। कितना बचा? 35,000। फिर मैंने कहा कि 10,000 आपने अपने पड़ोसी कर्जा लिया था, कितना बचा? 25,000। 25,000 में 15,000 तुम्हारे यहाँ राशन आ गया, बचा कितना? 10,000। 10,000 में 5,000 रुपए बच्चों के चला गया आपका इलाज में परिवार के सबके, कितना बचा? 5,000। 5,000 में आपने 3,000 रुपए के कोई कपड़े खरीद लिए, बचा कितना? 2,000। 2,000 आपने 1,000 घर वाला रिचार्ज करा दिया, बचा कितना? 1,000। 1,000 में फर्स्ट सैलरी आई थी, घर वालों का कुछ खिलाए दो, पनीर ला दिए, बचा कितना? 500। कितना? 500 पनीर लाते, बचा कितना? 500। और जैसे पनीर आया घर वालों का, अरे यार पनीर कुछ मीठा भी आना चाहिए, 300 की मिठाई खरीद लिया, बचा कितना? 200। जब 200 बचा था तो भाई अब जब 200 बचा करो क्या, तो भी खत्म हो गया। तो अभी 200 जो बचा ये अभी क्या है? वास्तविक है। क्या? वास्तविक। अच्छा अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होता तो आप पैसे वैसे ना बचाते, तब आप और बचाते। तभी कि अर्थशास्त्र यही सिखाता है ना कि मनी बिगड़्स मनी, पैसे से पैसे बनता है। एक अर्थशास्त्र सिखाते हैं, किस बताएंगे पैसा, फिलिप्स बताता है कि किस अनुसार पैसा बचाया जाता है, किस अनुसार पैसा खत्म किया जाता है। तो वास्तविक आय क्या होगा समझ में आगे बढ़ा आपको। एक आपने काला धन का नाम सुना होगा, किसे कहते हैं? ऐसा पैसा जो काला हो जाता है? नहीं, ऐसा पैसा जिसके आपने टैक्स पेमेंट उसे क्या बोलते हैं? अच्छा आप जरा बजट की समझ बताइए कि भारत में कितने लोग बड़ा टैक्स पेमेंट करते हैं? केवल 9 करोड़ लोग। कितने बड़ा? 6.5%। देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। अब पेमेंट कितना करते हैं? 9 करोड़। अब सोच लीजिए, ऊपर से भारत वाले ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही, टैक्स पेमेंट करने में 0 और फैसिलिटी चाहिए हीरो वाली। तो टैक्स मैंने कहा था कम से कम 30 करोड़ लोग कम से कम टैक्स पेमेंट करें। यहाँ तक किस हिसाब से लगता है सरकारी पेमेंट भी नहीं कर रहा है। जिस हिसाब से 9 करोड़ को कितने आंकड़े डराते हैं हमें, मैंने बजट कर पढ़ा था, आर्थिक समीक्षा के आंकड़े डराते हैं हमको कि अगर यही स्थिति रही तो आगे क्या होगा। तो अब अगला पॉइंट चलते बढ़ाते हैं। अब आपका 5वां पॉइंट चैप्टर चलता है जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। यहाँ तक आपको समझ आ गया? इसको कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट चलता है आपका पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना की बात आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, फिर इसको थोड़ा प्लीज बात देखिए। सबसे पहले नियोजन की बात करें तो विश्व में सबसे पहले नियोजन की बात रूस में जो भारत में आया हुआ वो रूस से प्रेरित है, जिसको दिए थे जोसेफ स्टालिन। कौन दिया था? जोसेफ स्टालिन। जो भारत में नियोजन समिति चलती है, नियोजन समिति की स्थापना हुई थी और रूस में आया था जोसेफ स्टालिन के द्वारा।
भारत में बात करें तो एम विश्वेश्वरैया इसके जनक माने जाते हैं, जिनकी किताब है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या नाम है? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। इन्हें जो है भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसको? एम विश्वेश्वरैया को। किसको ना? ये मैंने बताया सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में बात कहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने इनकी क्या ये मुख्यतः थे क्या पता, इंजीनियर थे। इनकी किताब है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। इन्होंने इसमें वर्णन किया था सबसे पहले नियोजन समिति के बारे में। ये भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। भारत में देखा जाए तो सबसे पहले 1938 ईस्वी में देखिए नियोजन समिति बनी कैसे थी। सबसे पहले 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसमें दो प्रमुख व्यक्ति, एक सुभाष चंद्र बोस, एक जवाहरलाल नेहरू। तो नियोजन समिति की सबसे पहले जो विचार रखे थे वो रखे थे सुभाष चंद्र बोस। आईसीएस में अधिकारी थे, वो पढ़ लिख करके आए थे, विदेश में पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने इस चीज का आकलन किया कि देखो अगर ये योजना नहीं बनाकर हम काम करेंगे, जैसे इसमें जितने बच्चे बैठे वो सब के सब या जितने बच्चे कंपटीशन तैयारी करते हैं, जो फेल होते हैं उनका सिर्फ एक कारण है, वो कभी एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई नहीं करते। अगर योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई कर ले, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, बहुत बार सिखाया कि बेटा नॉलेज कुछ नहीं होता, पहले ये सीखो पढ़ा कैसे जाता है। दूसरा, जब भी पढ़ने बैठो सिलेबस सामने रख लो। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो फिर क्वेश्चन कहां से पूछोगे। ये योजनाबद्ध तरीका है कि अगर हम योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम करेंगे तो सफल होंगे। तो सबसे पहले ये विचार किसके मन में आया? सुभाष चंद्र बोस के। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नियोजन समिति की स्थापना किया, जिसके अध्यक्ष उन्होंने बनाया जवाहरलाल नेहरू। फिर क्या हुआ? 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपति एक साथ मिल गए। उन्होंने एक नया प्लान बनाया, लेकिन ये सिर्फ उन उद्योगपतियों के लिए आपस में दिया था। तो उन्होंने उसका नाम रखा बॉम्बे प्लान। क्या रखा? बॉम्बे प्लान। फिर एक बात की ना, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। थैंक यू बेटा। क्यों समवर्ती सूची का विषय है? क्योंकि कुछ योजनाएं राज्य सरकार अपने हित के लिए भी बना सकती है। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है वो अपने आप सूची में बता रहा हूँ आपके पास। अगर इसमें जितने लोग कमाए धमाने वाले होंगे, जो पैसा कमा रहे हैं, मैं बाबू आप तो हैं, आप बताइए पुष्पा जी कि आप जो पैसा कमाते हैं उस पर दो लोग कहा होता होगा, एक आपका एक आपके पिताजी का। आप अपने पिताजी को पैसा दे दिए, तो उसके बाद क्या पिताजी से पूरा पैसा लेते हैं? क्या कहते हैं? भैया कुछ क्यों रख लें। अब रख ला मतलब कहाँ लगाना है, कैसे अपने ऊपर एक्सपेंड करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। यानी आप राज्य हैं और पापा केंद्र सरकार। अच्छा, कभी आपको आवश्यकता पड़ी कि आपके पिताजी देंगे नहीं? क्या घर बनवाया था? कौन बनवाया था? रहे कौन? आप। यानी जो काम केंद्र सरकार करेगी वो भी राज्य के लिए ही करेगी। लेकिन इसे पता है कि हो सकता है राज्य कुछ अलग करना चाहती हो अपने लिए, वैसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है पिताजी ने आपके लिए कपड़े खरीदा, लेकिन हो सकता है आपने कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए खरीदना चाहते हो, तो आप अपनी पूंजी नहीं लगाएंगे। तो यानी इसका मतलब होता है आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में इसलिए रखा गया क्योंकि कोई भी राज्य होता हो, कोई भी देश होता हो, तो अपनी पूंजी को दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। एक क्या करेगा? केंद्र सरकार लगाएगी। दूसरा, कुछ योजनाओं में राज्य सरकार अपना खुद लगा सकती है विकास के काम में। इसलिए किसके विषय रखा गया है? समवर्ती सूची का। योजना आयोग की बात करें भारत में, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को केसी नियोगी की सिफारिश पर पहली बार स्थापना किया गया और अंतिम बना था, ये समाप्त हो गया 1 जनवरी 2015 को। इसके स्थान पे आ गया था नीति आयोग, यानी बना था 1950 में, समाप्त हो गया 2015 में। ठीक है। एक अन्य संस्था होती है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। अब तो इसका भी काम समाप्त हो गया एनडीसी का। क्यों? क्योंकि एनडीसी काम तभी तक था जब तक योजना आयोग था। और एनडीसी क्या थी? एनडीसी वो थी जो पंचवर्षीय योजनाएं बन गई, उस पर अंतिम मोहर लगाने काम किसका होता था? राष्ट्रीय विकास परिषद का। यानी कार्य कैसे करना है, क्या करना है, उस पर अंतिम मोहर किसकी लगती थी? एनडीसी। लेकिन इसमें दोनों अक्रियाशील क्रियाशील है। अक्रियाशील क्योंकि दोनों का स्थान कौन ले लिया? नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ले लिया। अब देखिए पंचवर्षीय योजना कितनी चली थी? 12। कितने? 12। फिर क्या देगा आपको भैया? 3 पंचवर्षीय योजना। देखिए पहले 1, 2
2 पंचवर्षीय योजना चली, ठीक है। 3 पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष का आराम, फिर 2 पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष का आराम, याद है मेरे डॉक्टर? देखिए तो पहले क्या चला, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हमने किस पर ध्यान दिया? कृषि पर। किस मॉडल पर आधारित था? हैराल्ड-डोमर। किस पर? हैराल्ड-डोमर। हैराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था क्योंकि हम आजादी के बाद सबसे पहले मेरी समस्या थी पेट पालना, तो हमने किस पर ध्यान दिया? कृषि पर ध्यान दिया। तो हैराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था जिसमें हमने कृषि पर ध्यान दिया, तो हमने भांगड़ा नागर बांध बनवाया, दामोदर बनवाया, हीराकुंड बांध बनवाया, पूर्णतः सफल परियोजना थी ये। फिर दूसरा आ गया 1956 से 1961 जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी? पीसी महालनोबिस। अच्छा, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चाहिए ना, उसमें भारत 2 भागों में बंटने लगा था। एक गांधीवादी विचारधारा वाले लोग थे और एक नेहरू विचारधारा वाले लोग थे। गांधी विचारधारा लोग क्या कहते थे? ये कहते थे कि छोटे छोटे उद्योग स्थापित करो, छोटे छोटे, गांव का विकास करो, तब उसके बाद में सोचेंगे। लेकिन नेहरू जी क्या सोचते थे? बोल देते कि नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां लाओ भाई, देश को इस समय ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो बड़े बड़े कंपनी एस्टेब्लिशमेंट होगा, बहुत सारे लोग रोजगार पाएंगे, इसलिए बड़ी कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करना चालू करो। तो अंत में पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमने पूर्णतः उद्योग पर ध्यान देना शुरू किया और हमने बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करना किया। एक उद्योग स्थापित किया जिसमें राउरकेला था, भिलाई था और कौन था? दुर्गापुर। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 1966 जो सबसे असफल परियोजना रही। क्यों पंचवर्षीय योजना ये पूर्णतः असफल रही? तो सबसे पहले तो भारत चाइना युद्ध हो गया 1962 में, फिर हमने एक युद्ध और झेल लिए, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, फिर इसरो हमसे नाराज हो गया, भीषण अकाल पड़ गई, यानी हम तीनों तरीके से चले गए। तो अब ना तो सरकार के पास, एक तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत चाइना युद्ध 1962 और भीषण अकाल, तीनों का हमने सामना कर लिया था। इसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी हमने कहा चलो हम करते हैं कुछ ना कुछ। तो फिर भी हमने एक उद्योग स्थापित किया, बोकारो का स्थापित किया। जब अकाल पड़ गया तो राशन तो ऐसे बंटना शुरू नहीं हो गया था, ऐसे बंटना शुरू होता बहुत ज्यादा लोग गलत तरीके से बंटना शुरू हो जाता था। तो हमने एफसीआई की स्थापना कर दिया। किस स्थापना किया? एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। आईडीबीआई बैंक की स्थापना भी हमने किया था, लेकिन ये योजना एकदम असफल निकल गई। असफल होने के बावजूद भी हमने इसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक, हमने हरित क्रांति की शुरुआत कर दिया था 1966 में। एक, बोकारो में हमने कंपनी स्थापित कर दिया था, एफसीआई की स्थापना किया और आईडीबीआई बैंक की स्थापना किया। अब उसके बाद 1966 से 1969 तक हम योजना अवकाश पे रहे। क्यों योजना अवकाश पे रहे? इसलिए योजना अवकाश पे रहे, हम इतने ज्यादा पैसों को लेकर नहीं चल सकते थे, हमारे पास पैसे ही नहीं था। तो हम योजनाएं 5 वर्षीय योजनाएं कैसे चला पाते? 5 वर्षीय योजना का मतलब यह था कि एक हम अपना दिमाग में रूपरेखा तय कर लेंगे कि हमको 5 साल इसी पर कार्य करना है, और इसके लिए पूंजी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो बजट हम तभी पेश कर सकते हैं, हमारे पास पैसा होगा तभी बजट पेश कर पाएंगे हम। तो जब हमारे पास हमने इतने समस्याओं का सामना किया तो हमने 3 में योजना अवकाश घोषित कर दिया। कब 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, यानी मैट्रिक क्या था? 3 पंचवर्षीय योजना 3 अवकाश, अब 2 पंचवर्षीय योजना 2 अवकाश। ठीक, अब देखिए अब चलेगा चौथे से 1969 से 1974 तक। अब हमने क्या किया? अब हम ये कह रहे बाबू बहुत तेज नहीं चलना है, स्थिरता के साथ विकास करना है, स्थिरता के साथ विकास। हमने कल उस दिन बजट पढ़ाया था आपको, देखो हमको ऐसी चीजें लाना है जिससे पर्यावरण में नुकसान ना होने पाए, पढ़ाया था आपको ना आर्थिक समीक्षा में। तो मैंने बताया आपको भाई स्थिरता के साथ विकास होना चाहिए। विकास कैसा हो? स्थिरता के साथ। तो हमने अपना बनाया चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास, जिसमें हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1969 में। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सबसे पहला बैंक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। और हमने पोखरण परमाणु परीक्षण किया 1974 में ही स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। किस नाम से? स्माइलिंग बुद्धा। ये भी क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ था कि निम्नलिखित में से पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है? ऐसा क्वेश्चन कुछ था कि यह पोखरण कहाँ पे है, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो उसका ऑप्शन पोखरण था। तो पोखरण पड़ता कहाँ है? गुजरात, सॉरी राजस्थान। राजस्थान। हाँ, क्वेश्चन ये था कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था?
पोखर में। अभी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ उसमें आया हुआ, अभी जो आया पेपर हुआ। तो किस नाम से था? स्माइलिंग बुद्धा का नाम से। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना चली 1974-1978। हमने ध्यान दिया गरीबी हटाओ। किस पर ध्यान दिया हमने? गरीबी हटाओ 1974-1978। देखिए इस समय क्या किया हमने? काम के बदले अनाज योजना शुरू की। कौन योजना शुरू की? काम के बदले अनाज योजना शुरू की थी। इसके अतिरिक्त 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना भी हो गई थी। किसकी? ग्रामीण बैंकों। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, इसी समय क्या हुआ कि सरकार कांग्रेस की चली गई और सरकार आ गई बीजेपी, उसमें कोई दूसरी पार्टी नाम था, जनता दल की सरकार आ गई। तो जनता दल की सरकार जो आ गई तो उन्होंने एक नया विचार लाया। यद्यपि विचार उस समय तो बिल्कुल सही भी था, गलत भी नहीं था। विचार ये था कि जो 5 वर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं या कोई योजना चलाई जाती थी, इसका कभी आकलन नहीं किया गया कि क्या हमारी योजनाएं सही चल रही नहीं चल रही हैं, क्या इससे किसी को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। इससे भारत की बड़ी समस्या क्या है? भारत में कोई योजना चला दो भूल जाओ, पैसा जाता रहे। किसी किसान सम्मान निधि चला, अब उस किसान सम्मान निधि का कभी भी आकलन नहीं किया था कि उस किसान सम्मान निधि से आखिर कितने किसानों के दिन सुधरे। मनरेगा चल रहा है, ठीक, अब उसका नाम बदल दिया हमने। क्या नाम दिया? विजय राम जी ने रख दिया। अब राम नाम तो चेंज कर दिए लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति चेक करने नहीं आ रहे। तो जब आप किसी भी योजना को चलाते हैं, अगर उसकी सही आकलन किया जाए तब तो योजना अच्छी है, क्रियान्वयन चल रही है, अन्यथा योजनाओं को बंद कर दिया जाए। ऐसा जनता दल की सरकार ने रखा। उन्होंने यह कि इसका नाम रोलिंग प्लान क्यों रखा? रोलिंग प्लान इसका नाम रखा, अनवरत योजना। इसलिए कहा गया कि इनकी पार्टी का कहना यह था कि ऐसा करिए हम कोई योजना 1 साल ले चलाते हैं, मात्र 1 साल। उस 1 साल में ये देखेंगे क्या इस योजना का कोई प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर उस योजना से प्रॉफिट होगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा क्या करें? उसको बंद कर दें। तो उन्होंने क्या किया? ऐसी अनवरत योजनाएं उन्होंने चलाया था, जिसमें उन्होंने चलाया था कब 1980 से 1978 से कब तक? 80 तक। कब चलता? 78 से 80 तक चला था, 2 वर्ष का। फिर छठी योजना आया जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1980 में। 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना पूर्णतः सफल रही, सबसे ज्यादा सफल कौन थी? 7वीं पूर्णतः सफल थी। इसमें 1989 में स्पीड पोस्ट की, देखिए सब कुछ याद कर लीजिएगा। जैसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आगे आप पूरा इसको पढ़ेंगे फिर से। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ और 1989 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई और 1988 में ही सेबी की स्थापना हुई। ये सब एग्जाम में आगे जो भी आएंगे केवल आपका सन आएगा, इसमें क्या होगा पूछा था। उसके बाद अब देखिए फिर 2 पंचवर्षीय योजना चल गई, फिर 2 अवकाश, यानी 3 पंचवर्षीय योजना 3 अवकाश, फिर 2 पंचवर्षीय योजना 2 अवकाश, फिर 2 पंचवर्षीय योजना फिर 2 अवकाश। ठीक, 2 पंचवर्षीय योजना बाद जो 2 अवकाश आया उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यह था कि भारत की स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। तो भारत कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड हो गया था। किसके लिए? अनाज के लिए। तो उसके बाद अमेरिका ने भी अनाज देने से मना कर दिया, क्या बोलते हैं कि उधार देने से मना कर दिया। तो 1990 के बाद हमने योजनाओं को बंद कर दिया, 1990 और 91 में। तो उसी समय मनमोहन सिंह के द्वारा एलपीजी पद्धति लगी। एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, और पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण करेंगे हम, निजीकरण करेंगे और वैश्वीकरण करेंगे। उदारीकरण का मतलब ये क्वेश्चन आता है कि कब आया था, हम बताएंगे योजनाओं का बीच में चल रहा था 1990 से 1992 के बीच में आई। क्यों लाई गई थी? तो पहले मैंने कहा कि उदारीकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर हमारे यहाँ व्यापार करना चाहेगी तो उसको हम व्यापार में रियायत देंगे, आसानी से हमारे यहाँ व्यापार आप कर सकते हो। मैंने बताया था इस हम पंचवर्षीय योजना इस बजट में हमने प्लग एंड प्ले की रणनीति अपनाई है, याद है? भूल गए? प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है भैया वैसे कि हम पूरी आपको बनाकर सब कुछ दे देंगे, सब कुछ। ऑफिस भी नहीं बनाना आपको, जमीन भी नहीं बनानी आपको, कंपनी बनाकर आपको दे देंगे, बस आप आइए सामान लेकर तो अपना व्यापार आप शुरू कर दीजिए। तो आप आए नहीं आएंगे, एकदम आसान सब कुछ है आपका, ठीक। और हम क्या लेंगे उसकी वजह में? टैक्स, उसकी वजह हम टैक्स लेंगे।
तो आपको आसान है। जैसे एक कमरा बनाकर कोचिंग संस्थान चलाना, एक कमरा बनाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना टफ है, कम पूंजी आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए भाड़े पे उसको रूम मिल जाता है, किराए पर रूम मिल जाता है, तो आसानी से कार्य कर सकता है। तो वही इनकी पद्धति, तो उदारीकरण कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि निजीकरण कर देना। अब इससे क्या फायदा हो गया, जब सरकारी कंपनियां चल रही थी तो कंपनियां सीमित थी, कुछ ही कंपनी आ सकती थी। लेकिन जब निजीकरण को बढ़ावा दे दिया गया तो कंपनी की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। बहुत सारी कंपनियां आ गई व्यापार करने के लिए, सारी कंपनी आकर अपना व्यापार करना शुरू कर दी। तो निजीकरण आने के बाद ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी अपने सामान को कहां बेचेंगे हम, विदेश, यानी निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको, निर्यात को। तो इसकी पद्धति के बाद हमारे आर्थिक स्थिति काफी सुधर करके आई। फिर हमने क्या किया, 1992-97 हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई जॉन डब्ल्यू मोनर के हिसाब से, जिसमें हमने वही कार्य किया था, एलपीजी पद्धति में मानव संसाधन का विकास किया था। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक नया वर्ड लाया गया, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, जिसमें लाया गया तीव्र एवं समावेशी विकास। तीव्र और समावेशी विकास का मतलब यह होता है तेजी के साथ विकास किया जाएगा और सबका विकास किया जाएगा। तेजी के साथ विकास और सबका विकास। उसकी जैसे इस बार बजट का मुख्य अंक क्या था, सबका साथ सबका विकास, याद है ना। उसके बाद अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, जिसमें एक शब्द नया लाया गया, संपोषणी। संपोषणी, जिसमें लगा तीव्रतर संपोषणी एवं समावेशी विकास। इसका मतलब यह होता है विकास को ऐसे किया जाएगा ताकि उससे पर्यावरण का भी कोई नुकसान न हो। यानी कितनी पंचवर्षीय योजना हो गई, 12 पंचवर्षीय योजना। कितनी हो गई, 12 पंचवर्षीय योजना इसकी।